हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम मोस्ट आस्क्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द लॉ ऑफ टॉर्च डिस्कस करेंगे डिटेल में, एंड दैट टॉपिक इज़ वाइकेरियस लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अगर आपने कुछ गलत किया है किसी के साथ तो आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। दैट्स द जनरल रूल। तो ये एक लीगल जवाबदारी, आंसरेबिलिटी, वो होता है लाइबिलिटी। अब वाइकेरियस लाइबिलिटी क्या होता है ये हम इस वीडियो में देखेंगे। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जनरली क्या होता है कि एक पर्सन लाइबल होता है, आंसरेबल होता है अपने खुद के करे हुए रॉन्गफुल एक्ट के लिए। किसी और के करे हुए रॉन्गफुल एक्ट के लिए तो आप लाइबल नहीं होगे ना, कि कोई और कुछ गलती कर रहा है और आप पर लाइबिलिटी आ रही है। लेकिन यहाँ अंडर वाइकेरियस लाइबिलिटी इन सर्टेन केसेस लाइबिलिटी ऑफ वन पर्सन फॉर द एक्ट्स डन बाय अनदर, यानी अगर दो पर्सन हैं, इसने कुछ गलत काम किया है तो लाइबिलिटी इसकी तो होगी ही होगी, क्योंकि जनरल रूल तो यही कहता है इसकी तो लाइबिलिटी आएगी, लेकिन इसके साथ साथ इसकी भी लाइबिलिटी आएगी। जबकि गलत किसने किया है? सिर्फ इसने गलत किया है, लेकिन लाइबिलिटी दोनों की आएगी। तो इन सर्टेन केसेस, कुछ केसेस को हम वाइकेरियस लाइबिलिटी कहते हैं। ऐसी लाइबिलिटी जो किसी और के गलत काम की लाइबिलिटी आप पर भी आएगी, उसे हम कहते हैं वाइकेरियस लाइबिलिटी। इसके लिए ज़रूरी क्या है, नेसेसरी क्या है? उन दो लोगों के बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए, किसी तरह का रिलेशनशिप होना चाहिए, सर्टेन काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन देम। ये ज़रूरी है वाइकेरियस लाइबिलिटी अराइज होने के लिए। दूसरा, जो वो रॉन्गफुल एक्ट है, जो गलत काम है, वो कनेक्टेड होना चाहिए उस रिलेशनशिप से। कैसे? हम एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, जो रिलेशनशिप हम वाइकेरियस लाइबिलिटी में डील करते हैं वो हैं ये 3 रिलेशनशिप्स। सबसे पहला है प्रिंसिपल और एजेंट, सेकंड है पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एंड मास्टर एंड सर्वेंट। तो अगर ये कुछ गलत काम करते हैं, देखो इनका रिलेशनशिप तो तय हो गया कि भाई प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप है, पार्टनर का आपस में रिलेशनशिप है, और मास्टर और सर्वेंट का रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप तो डन हो गया। अब ये लोग अगर कुछ रॉन्गफुल एक्ट करेंगे तो इन पर तो लाइबिलिटी आएगी ही आएगी, पर इनके साथ साथ इन पर भी लाइबिलिटी आएगी। क्यों? सर्टेन रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में, तो उस रिलेशनशिप के चलते अगर ये कुछ गलत करेंगे, ये कुछ टॉर्ट कमिट करेंगे, तो इन पर भी लाइबिलिटी आएगी। लेकिन हर कभी बैठे बैठे लाइबिलिटी नहीं आ जाएगी। कब कब आएगी लाइबिलिटी? इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, या फिर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब जब सर्वेंट मास्टर की ड्यूटी में है, जब वो मास्टर का दिया हुआ काम कर रहा है, ड्यूटी कर रहा है अपनी, और तब अगर कुछ टॉर्ट कमिट होता है तो मास्टर लायबल होगा, यानी इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी। सर्वेंट जब जब एम्प्लॉयमेंट में है, जितना टाइम वो एम्प्लॉयमेंट में है, वो अपना काम कर रहा है, अपनी ड्यूटी कर रहा है, अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, तब तब ही मास्टर लायबल होगा। उस केस में दोनों लायबल ठहराए जा सकते हैं, और उन दोनों को हम बोलते हैं जॉइंट टॉर्टफीजर्स, और दोनों की लायबिलिटी जॉइंट और सेवरल होती है। अब प्लेंटिफ के ऊपर ये चॉइस छोड़ दी जाती है कि या तो वो उन दोनों में से किसी एक को सू करे या दोनों को सू करे। यानी कि अगर प्रिंसिपल और एजेंट है और एजेंट ने कुछ टॉर्ट कमिट कर दिया प्लेंटिफ के ऊपर, तो प्लेंटिफ की चॉइस है, चाहे तो वो केवल एजेंट को सू करे, चाहे तो केवल प्रिंसिपल को सू करे, और चाहे तो दोनों को सू कर सकता है। तो अब पहला रिलेशनशिप देख लेते हैं, प्रिंसिपल और एजेंट का। अब दिस इज बेस्ड ऑन द लैटिन मैक्सिम क्यू फेसिट पर एलियम फेसिट पर से। इसका मतलब एक्ट ऑफ एजेंट इज द एक्ट ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ने कोई काम दिया है एजेंट को करने के लिए, तो एक तरह से किसका एक्ट कहलाएगा? वो एजेंट कर रहा है, ठीक है, लेकिन मेन एक्ट तो प्रिंसिपल का ही हो रहा है ना, कर ये रहा है इसके बदले, लेकिन वो तो प्रिंसिपल का ही एक्ट माना जाएगा। अब देखो, एक्ट करने के लिए कौन कह रहा है, ऑथराइज कौन कर रहा है एक्ट करने के लिए? प्रिंसिपल एजेंट को ऑथराइज कर रहा है, यानी कि मेरे बदले में तुम जाके काम कर दो ये वाला, ठीक है। तो वो ऑथराइज कर रहा है प्रिंसिपल, और काम कर कौन रहा है? एक्चुअल कौन कर रहा है? एजेंट कर रहा है। तो यहाँ इस सिचुएशन में बोथ ऑफ देम कुड बी लायबल। ज़रूरी नहीं है कि एक्सप्रेसली ही बोला जाए, इम्प्लाइड भी हो सकता है, बाय बिहेवियर, बाय कंडक्ट। जब एजेंट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी में वो टॉर्ट कमिट करेगा, कोई भी टॉर्ट कमिट करेगा, तो प्रिंसिपल भी लायबल रहेगा। तो केस लॉ देख लेते हैं, लॉयड वर्सेस ग्रेस स्मिथ एंड कंपनी। अब ग्रेस स्मिथ एंड कंपनी जो है वो एक सॉलिसिटर फर्म है। तो मिसेस लॉयड ने अप्रोच किया उनको, फर्म को, कंसल्टेशन के लिए उनकी प्रॉपर्टी मैटर को लेकर। तो इनका जो मैनेजिंग क्लर्क था इस कंपनी का, उसने मिसेस लॉयड को अटेंड किया और उन्हें एडवाइस किया कि आप अपने 2 कॉटेजेस बेच दो,
और उनसे ऐसे 2 पेपर्स पे साइन करा दिए जो उन्हें कहा गया कि सेल डीड है, यानी क्योंकि वो बेच रही थी ना कॉटेजेस, तो उन्हें कहा गया कि सेल डीड है, आप इन 2 डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर दो। बट एक्चुअली वो गिफ्ट डीड थी इस मैनेजिंग क्लर्क के नाम पे, मतलब वो अपने आप को गिफ्ट दिलवा रहा था मिसेस लॉयड से वो 2 कॉटेजेस। और फिर उसने क्या किया, उसने प्रॉपर्टी डिस्पोज कर दी और जो जितना भी पैसा आया उसको कहीं ना कहीं लगा दिया। अब कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि इसने अकेले एक्ट किया, मतलब कंपनी का कोई लेना देना नहीं था, उस फर्म का कोई लेना देना नहीं था, सबकी मिली भगत नहीं थी, वो इस अकेले इंसान का काम था ये मैनेजिंग क्लर्क का, उसने सोलली एक्ट किया। बट बिकॉज उसने इन द कोर्स ऑफ हिज ड्यूटीज़ कंसल्टेशन के लिए फर्म में आई थी, तभी उसने ये घोटाला किया, तभी उसने ये फ्रॉड कमिट किया, तो इस केस में प्रिंसिपल भी लायबल ठहराया गया। दूसरा केस देख लेते हैं, बहुत पॉपुलर है ये, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस श्यामा देवी। यहाँ पर प्लेंटिफ का जो हस्बैंड था उसने ना कुछ अमाउंट और चेक्स दिए थे अपने फ्रेंड को, नेबर था उसका, अपने फ्रेंड को दिए थे डिपॉजिट कराने के लिए उसी के अकाउंट में, मतलब प्लेंटिफ के अकाउंट में ही। जैसे अगर मैं बैंक नहीं जा पा रही हूँ तो मैं अपने फ्रेंड को जो SBI में काम करता है उसको मैं दे दूँ कि तू भाई मेरे बदले मेरे अकाउंट में जमा करा दे, तो ऐसा प्लेंटिफ ने करा। तो फ्रेंड जो है वो एम्प्लॉय था SBI का, ठीक है, डिफेंडेंस बैंक का एम्प्लॉय था, कोई प्रॉपर रिसीट नहीं दी डिपॉजिट कराने की, ठीक है ना, तो और उसने कुछ घोटाला कर दिया। तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि जब वो फ्रॉड कमिट कर रहा था वो बैंक के एम्प्लॉयमेंट में नहीं था, प्राइवेट कैपेसिटी, मतलब एज अ फ्रेंड गया था, वो उसी बैंक में काम करता था वो उस बैंक में, पर तब उसकी वो ड्यूटी पर नहीं था, वो एज अ फ्रेंड गया था जमा कराने, तो बैंक फिर इस केस में लायबल नहीं ठहराई गई है। एक और केस है इसमें, ऑमरॉड वर्सेस क्रॉसविल मोटर सर्विस लिमिटेड। इसमें कार के ओनर ने अपने फ्रेंड को बोला कि तुम ड्राइव कर लो मेरी कार, और जब उसका फ्रेंड ड्राइव कर रहा था बस से टक्कर हो गई। यहाँ ओनर भी लायबल ठहराया गया, क्योंकि वाइकेरियस लायबिलिटी में इवन अगर वो फ्रेंड भी है ना, और फ्रेंड मेरी कार अगर ड्राइव कर रहा है मेरे लिए, तो वो मेरा एजेंट बन जाता है। नेक्स्ट आता है पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो फॉर टॉर्ट कमिटेड बाय एनी पार्टनर, ज़रूरी नहीं है कि सारे पार्टनर्स की मिली भगत हो, अगर 3 पार्टनर्स हैं और उनमें से कोई एक भी टॉर्ट कमिट करता है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, यानी फर्म के बिजनेस के रिलेशन में, फर्म के बिजनेस के टाइमिंग में, फर्म के बिजनेस का कोई काम करते हुए अगर एक पार्टनर टॉर्ट कमिट करता है तो ऑल अदर पार्टनर्स आर ऑल्सो लायबल, उसी हद तक जिस हद तक ये एक गिल्टी पार्टनर लायबल है। केस लॉ देख लेते हैं, हैमलिन वर्सेस ह्यूस्टन एंड कंपनी। तो वन ऑफ द 2 पार्टनर्स, 2 पार्टनर्स, उनमें से एक पार्टनर जो है डिफेंडेंट्स फर्म का, उसने प्लेंटिफ के क्लर्क को ब्राइब किया, रिश्वत दी, ठीक है, उसको फोर्स किया, उसको इंड्यूस किया कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन करने के लिए उसको फोर्स किया उसके एम्प्लॉयर के साथ जो कि प्लेंटिफ था। कैसे फोर्स किया, उसको सीक्रेट्स बता दिए, एम्प्लॉयर्स बिजनेस के उसको सारे सीक्रेट्स बता दिए। अब क्योंकि वो अपनी जनरल स्कोप ऑफ अथॉरिटी में काम कर रहा था एज अ पार्टनर, यानी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज आ गया, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आ गया, तो बोथ ऑफ देम वर हेल्ड लायबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट डन ओनली बाय हिम। इसी ने खाली रॉन्गफुल एक्ट किया था, लेकिन दोनों लायबल ठहराए गए। क्यों? क्योंकि वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहा था। तीसरा आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मास्टर एंड सर्वेंट। तो अगर सर्वेंट कोई रॉन्गफुल एक्ट कमिट करता है, देखो तीनों का सेम ही है, एजेंट कुछ गलत करता है तो प्रिंसिपल लायबल, एक पार्टनर गलत करता है सारे पार्टनर लायबल, सर्वेंट कुछ गलत करता है तो मास्टर लायबल। लेकिन सब में क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट कौन सा है, इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटी, अगर वो टॉर्ट कमिट कर रहे हैं तो लायबिलिटी दोनों की रहेगी। एंड दिस इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम रिस्पॉन्डेड सुपीरियर, मतलब लेट प्रिंसिपल बी लायबल। और एक और मैक्सिम है जिस पे ये बेस्ड है, ये सारे मैक्सिम्स लैटिन मैक्सिम है जिस पे ये बेस्ड है, क्यू फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, मतलब ही हु डज एन एक्ट थ्रू अनदर इज डीम्ड इन लॉ टू डू इट हिमसेल्फ। कोई अगर अपना काम किसी और से करवा रहा है तो ऐसा माना जाता है कि वो काम उसी ने किया है, क्योंकि काम तो उसी का था, करवा किसी और से रहा है। तो अब ये क्यों है लेट प्रिंसिपल बी लायबल, ये इसीलिए है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मास्टर की बेटर पोजीशन है ना कंपनसेशन देने की। अब अगर मास्टर और सर्वेंट को देखोगे तो भाई जेब किसकी ज़्यादा भरी होती है, मास्टर की भरी होती है ना, सर्वेंट बेचारा कहाँ से लाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लायबिलिटी देखो तब भी अराइज होगी अगर सर्वेंट एक्ट कर रहा है अगेंस्ट एक्सप्रेस इंस्ट्रक्शंस। अगर मास्टर ने बोला है कि भाई तुझे ये ऐसे ऐसे करना है और सर्वेंट उसका उल्टा उल्टा करता है, तब भी मास्टर लायबल होगा। और फॉर नो बेनिफिट ऑफ मास्टर, मास्टर का कोई फ़ायदा नहीं भी हो रहा हो ना, खाली सर्वेंट का भी फ़ायदा हो रहा हो, तब भी बेचारा मास्टर जो है वो लायबल ठहराया जाएगा। अब ये सर्वेंट है कौन?
किसको सर्वेंट बोलेंगे? क्या पर्सन एम्प्लॉयड बाय अनदर, मैंने अगर किसी को काम पे रखा है, एम्प्लॉय किया है, तो वो सर्वेंट है। किस लिए एम्प्लॉय किया है? काम करने के लिए एम्प्लॉय किया है, सर्वेंट है। और मेरे डायरेक्शंस और मेरे कंट्रोल पे अगर वो काम कर रहा है तो वो पर्सन सर्वेंट कहलाएगा। अब इसमें एक ट्विस्ट ये है कि मास्टर लायबल नहीं होता फॉर द टॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। ये कौन है? लेट्स सी। देखो, इसके लिए हमें थोड़ा फ़र्क समझना पड़ेगा सर्वेंट और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के बीच में। अब सर्वेंट जो है ना, वो सब्जेक्ट टू कंट्रोल एंड सुपरविजन होता है बाय हिज एम्प्लॉयर। मतलब एम्प्लॉयर हमेशा देखता रहेगा कि भाई मेरे कंट्रोल, एम्प्लॉयर के कंट्रोल में है, और एम्प्लॉयर हमेशा सुपरवाइज करता रहेगा उसको, भाई ऐसे ऐसे कर, इसको तुझे इस तरीके से करना है। ये सर्वेंट हो गया। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर जो है, ये ही इज़ नॉट सब्जेक्ट टू एनी कंट्रोल। कोई कंट्रोल नहीं, वो खुद से करता है, खुद से डिसीजंस लेता है। ही इज़ हिज ओन मास्टर। कोई उसके ऊपर देखने या सुपरवाइज करने वाला नहीं रहता। अब इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है ये। देखो, माई कार ड्राइवर इज़ माई सर्वेंट। मैंने अगर कोई पर्सनल ड्राइवर रखा हुआ है ना अपने लिए, तो वो मेरा सर्वेंट है। और अगर वो किसी को नेग्लिजेंटली टक्कर मार देता है किसी को, तो मैं भी लायबल होंगी, क्योंकि वो मेरा पर्सनल ड्राइवर है, वो मेरा सर्वेंट ही कहलाएगा, मैं मास्टर कहलाऊंगी, क्योंकि मेरे ही कंट्रोल और मेरे ही सुपरविजन में वो काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं टैक्सी हायर करती हूँ, ओला उबर हायर करती हूँ कहीं जाने के लिए, तो और वो किसी को टक्कर मार देता है, तो मैं लायबल नहीं ठहराई जाऊंगी, बिकॉज ये जो ड्राइवर है वो मेरा सर्वेंट नहीं है, वो अलग इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है। तो जो एम्प्लॉयर है वो लायबल नहीं होता फॉर द टॉर्ट्स कमिटेड बाय एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयड बाय हिम। एक केस है लायबिलिटी ऑफ व्हीकल ओनर्स को डिस्क्राइब करने के लिए, बी गोविंदाराजुलू वर्सेस एमएलए गोविंदराजा मुदालियर। यहाँ पर एक मोटर लॉरी ट्रक रिपेयर में दी जाती है, ठीक है, रिपेयर वर्कशॉप जो होता है उसको दी जाती है मोटर लॉरी। अब जो एम्प्लॉई है रिपेयर वर्कशॉप का, वो ले जाता है, चलाने ले जाता है और एक्सीडेंट कराता है। तो यहाँ पे ओनर जो है वो वाइकेरियसली लायबल नहीं ठहराया गया, बिकॉज ओनर ऑफ द वर्कशॉप जो है वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है और लॉरी ओनर का सर्वेंट नहीं है। देखो, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की गलती के लिए एम्प्लॉयर कब लायबल ठहराया जाता है? मतलब एक्सेप्शंस आ गए। अभी तक मैंने आपको बोला कि एम्प्लॉयर लायबल नहीं होगा इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के टॉर्ट्स के लिए, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। क्या एक्सेप्शंस हैं? कि अगर एम्प्लॉयर ऑथराइज करे कि भाई इलीगल एक्ट कर, अगर मैं अपने टैक्सी वाले को बोलूँ कि नहीं तू टक्कर मार, तू मार टक्कर, जल्दी चला टक्कर मार, तो ये पॉसिबल है, मैं भी लायबल हूँ। दूसरा, कोई भी डेंजर्स अगर कॉज होते हैं हाईवे के पास, तो एम्प्लॉयर लायबल होगा। और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के केसेस में एम्प्लॉयर लायबल होगा। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इज चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी गलती हो, आपने प्रिकॉशंस लिए हैं, आपकी गलती न हो, फिर भी आप लायबल ठहराए जाएंगे, मतलब स्ट्रिक्टली लायबिलिटी आएगी आप पर, ठीक है। तो दैट इज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। अभी के लिए इतना समझ लीजिए। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर मास्टर ना कंट्रोल नहीं करता इन द वे सर्वेंट काम करता हो, नहीं देख, सुपरविजन भी नहीं कर पाता और कंट्रोल भी नहीं कर पाता। कौन से ऐसे केसेस हैं? जैसे कैप्टन ऑफ अ शिप। अब कैप्टन तो ले गया ना, निकल गया शिप लेके, कोई सुपरवाइज नहीं कर पा रहा, कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा। सर्जन इन अ हॉस्पिटल, वो ऑपरेशन कर रहा है, उसका एम्प्लॉयर, उसका मास्टर उसको नहीं कंट्रोल कर पा रहा, नहीं देख पाएगा। तो इस केस में कैसे हम देखें कि भाई वो सर्वेंट कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा वो सर्वेंट? तो देखो, बहुत वाइड स्कोप कर दिया है और एक टेस्ट है जिससे हम ये जान सकते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर पर्सन सर्वेंट कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। फायर एंड हायर टेस्ट, कि क्या वो पर्सन उसे फायर कर सकता है, काम से निकाल सकता है, क्या वो पर्सन उसे काम पे रख सकता है? अगर हाँ, तो फिर वो सर्वेंट कहलाएगा। अब किसी और को अगर आप अपना सर्वेंट लेंड कर रहे हो, मतलब दे रहे हो कि भाई एक दिन के लिए तुम अपना सर्वेंट मुझे दे दोगे क्या, काम करने के लिए, मुझे काम है उससे, तो ये देखा जाएगा कि इन केसेस, तो फिर इस केस में मास्टर कौन है? अगर सर्वेंट कुछ गड़बड़ करता है, टॉर्ट कमिट करता है, तो मास्टर कौन है? आपने तो अपना सर्वेंट किसी और को दे दिया, नेबर को दे दिया। तो यहाँ ये देखा जाता है कि किसकी अथॉरिटी है दोनों में से ये बताने की कि भाई क्या और कैसे करना है, ये कंसिडर किया जाता है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो दो लोगों के बीच में, एक सिंगल ट्रांजैक्शन भी काफ़ी होता है रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करने में। मास्टर लायबल है हर उस टॉर्ट के लिए जो वो ऑथराइज कर रहा है, और दूसरा उन एक्ट्स के लिए जो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में किए जा रहे हैं। ये दो ही क्राइटेरिया हमने देखे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला ऑथराइजेशन बाय द मास्टर एंड दूसरा कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कब माना जाएगा? जब वो रॉन्गफुल एक्ट या तो ऑथराइज्ड है मास्टर के थ्रू, मास्टर ऑथराइज कर रहा है, या फिर रॉन्गफुल एक्ट है और अनऑथराइज्ड मोड ऑफ डूइंग एन एक्ट ऑथराइज्ड बाय द मास्टर, यानी जिस तरीके से वो एक्ट किया जा रहा है वो एक्ट मास्टर ने नहीं कहा था ऐसे करने को, लेकिन वो फिर भी कराया, तो ये अनऑथराइज्ड मोड ऑफ डूइंग एन एक्ट है। तो इन दो केसेस में कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कहा जाएगा या तो ये या तो ये।
देखो कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी मास्टर की उन एक्ट्स के लिए जो कि ना कि ऑथराइज्ड है, मास्टर ने ऑथराइज भी नहीं किया, और ना ही उनका रॉन्गफुल मोड है काम करने का। जो एक्ट्स ऑथराइज करे भी हैं लेकिन उनका अगर रॉन्गफुल मोड नहीं है करने का तो मास्टर लाइबल नहीं होगा, विद इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं कहलाएंगे। जब कोई सर्वेंट कोई दूसरे तरीके का काम कराता है, जो ऑथराइज किया है उससे भी दूसरे हट के दूसरे तरीके का कोई काम कराता है, तब भी मास्टर लाइबल नहीं होगा क्योंकि वो भी आउट ऑफ द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट माना जाएगा। दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर. I hope you have understood the concept of vicarious liability. Please do like and share it with your friends, and do subscribe to our channel for more such detailed videos. Thank you so much for watching.